नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसलों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे कार्यरत करते हैं जो कि जनता और नेता के बीच में दूरी को कम करता है। अभी कुछ दिन पहले ही जनता दरबार के दौरान एक विकलांग के पास मुख्यमंत्री खुद गए थे और उन्होंने उस विकलांग की समस्या सुनी थी। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ एक और फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को निर्देश दिया है कि उनके फ्लीट के समय ट्रैफिक को ज्यादा देर तक न रोका जाए और अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी आदेशित करें कि वो अव्यवस्था को सुनिश्चित करें। और आमतौर पर यह देखा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री के फ्लीट के समय पर काफी देर तक ट्रैफिक व्यवस्था को रोक दिया जाता है। मुख्यमंत्री की फ्लीट निकल जाने तक ट्रैफिक व्यवस्था को जाम किया जाता है और जमीन से जुड़ा नेता ही जनता के जाम में फंसे होने की परेशानी को समझ सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल ने भी अपनी सुरक्षा कर्मियों में कटौती की थी और अपनी फ्लीट में गाड़ियों की संख्या को भी घटा दिया था। ऐसे में पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल ने एक निजी मीडिया संस्थान को साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल का पद संभाला तो उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि उनकी फ्लीट के समय 2 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक को ना रोका जाए। पहले से ही कहा जा रहा था कि तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ है। रविवार को हल्द्वानी में अपने दौरे के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राज्य में रोजगार बढ़ाया जाएगा। यहाँ रोजगार बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और इस दौरान केजरीवाल ने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर 6 महीने में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां उत्तराखंड के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इससे पहले उन्होंने देवभूमि को नमन करते हुए अपना संबोधन शुरू किया था। बताते चलें कि कहा गया है कि हम उत्तराखंड के 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में सुधारेंगे। उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और यहाँ पर युवा रोजगार मांग रहा है और इस दौरान उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए ही केजरीवाल सरकार ने 6 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार बनने के बाद उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार न मिलने तक हर परिवार से एक युवा 5,000 रुपए प्रति माह युवा को दिए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट संस्थान में उत्तराखंड के 80% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा और वो एक जॉब पोर्टल होगा। उत्तराखंड में रोजगार और पलायन मंत्रालय भी बनाया जाएगा। शहर में बढ़ती नाशाखोरी और चोरी की घटनाएं, बतरतीब खड़े वाहनों से लगता हुआ जाम और बिना सत्यापन के शहर में कारोबार कर रहे बाहरी लोगों का मुद्दा अब गरमाने लगा है। ऐसे में एसएसपी ने शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित थाना दिवस में सीओ को 1 सप्ताह का सत्यापन अभियान चलाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने सीओ से कहा है कि अनाधिकृत पर्यटन गाइडों और टैक्सी चालकों की पहचान के लिए 1 सप्ताह में टैक्सी और पर्यटन गड्ढों का सत्यापन करें और रिपोर्ट दें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि महिला सुरक्षा को लेकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएं। नशे की रोकथाम को एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। अनाधिकृत रूप से पार्क और संचालित वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में एसएसपी ने साइबर क्राइम से बचाव और नशे की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बताया गया है कि थानों में सीनियर सिटीजन सेल और अल्पसंख्यक सेल स्थापित किया जाएगा। यातायात नियंत्रण के लिए ट्रैफिक आई, जन शिकायतों के लिए पब्लिक आई और महिला विरोधी और महिला अपराधों की जानकारी देने के लिए गौरव शक्ति आई ऐप का उपयोग करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में परिवर्तन के लिए हरिद्वार में पार्टी के दूसरे चरण की यात्रा का आगाज करने की तैयारी में थे।
लेकिन पंजाब कांग्रेस की गुटबंदी ने ऐसा पेच फंसाया कि रावत को हरिद्वार के बजाय चंडीगढ़ का रास्ता पकड़ना पड़ा। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए यात्रा के जरिए वातावरण बनाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस के लिए अब पंजाब से खबर आई है कि वहां परिवर्तन हो गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खिसक गई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत अब नए नेतृत्व की माथापच्ची से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ता की वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस ने राज्य में परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। इसमें वो राज्य की जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील कर रहे हैं। यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण की यात्रा के पहले दिन ही हरिद्वार में खास प्रभुत्व रखने वाले पूर्व सीएम और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पंजाब में उपजे सियासी संकट के कारण इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। पूर्व सीएम हरीश रावत को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उनका दिल उत्तराखंड के लिए ही धड़कता है। यही वजह बताई जा रही है कि पिछले दिनों पंजाब का प्रभार छोड़ने की बात कह चुके हैं वो, और अपने इस निर्णय से उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन उन्हें पंजाब का मसला सुलझाने तक पद पर बने रहने के निर्देश मिले हैं। और इस साल की पहली तिमाही में उत्तराखंड में महंगाई देश में 10वें स्थान पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक इस तथ्य की दस्तक दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 2020 के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक शहर बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड का 10वां स्थान था। इन मुद्दों में प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। राज्य में साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बेरोजगारी और महंगाई को सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मुख्य चुनावी हथियार बनाया हुआ है। शुक्रवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। साथ ही रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बेरोजगारी के तीरों से भाजपा को असहज करने की कोशिश की। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने पिछले दिनों साल 2020 के बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आंकड़ों में उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ने के साफ संकेत देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल में अप्रैल से जून के महीने तक 26.8% लोगों ने रोजगार गंवा दिया है। जुलाई से सितंबर में अनलॉक के हालात बने तो बेरोजगारी दर घटकर 10.9% रह गई, लेकिन इसके बाद अक्टूबर 2020 में यह बढ़कर 11.6% हो गई है। 2019 की तुलना में 2020 में बेरोजगारी 2.3% बढ़ी है। साथ ही आपको बताते चले कि 22 राज्यों के सर्वे के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बता रही है कि बेरोजगारी दर में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर था। इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी विपक्षी पार्टियों के लिए बड़े चुनावी हथियार बन चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन दोनों ही मुद्दों को लेकर ये दोनों ही पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोलने के लिए शुरू हो चुकी हैं। साथ ही कांग्रेस ने रोजगार के 2 अभियान छेड़ दिए हैं। इसी बीच उधर आम आदमी पार्टी ने भी दोनों ही मुद्दे पर आक्रामक रवैया अपना लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। 21 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं और ऐसे में पिछले माह उत्तराखंड में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। इसी को देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विचार विमर्श कर यह फैसला लिया गया। 21 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी अब खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि माता पिता के इच्छानुसार ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई भी दबाव बच्चों को नहीं दिया जाएगा कि स्कूल पहुंचे। ऐसे में कोविड-19 का पूरा पालन किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षा दोनों ही जारी रहेंगी। और देहरादून के पटेल नगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के छात्र से रैगिंग का एक मामला सामने आने के बाद अब 5 छात्रों को छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है। कॉलेज ने रविवार को 5 एमबीबीएस छात्रों के छात्रावास से निष्कासित कर दिया। हालांकि जांच अभी भी जारी है और बताते चले कि कुछ दिन पहले ही राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का यह मामला सामने आया था। किसी ने प्रधानाचार्य को गुमनाम पत्र लिखकर इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई थी। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी
प्रीति दी गई थी। इसके बाद से ही कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और इस बाबत प्रधानाचार्य जांच कमेटी गठित कर गोपनीय जांच शुरू कर दी गई। कॉलेज के सूत्रों के अनुसार किसी छात्र ने प्रधानाचार्य को शिकायती पत्र भेजकर वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैगिंग किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। ईमेल के जरिए भी प्रधानाचार्य को अवगत कराया गया। शिकायत करने वालों ने पत्र और ईमेल में अपने नाम का जिक्र नहीं किया। मामला करीब 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है, जहां रैगिंग की सूचना से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना की ओर से जांच कमेटी गठित कर गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले की जांच भी करवाई जा रही है। जांच कमेटी में शामिल अधिकारियों ने इस मामले की तह तक जाने के लिए एमबीबीएस के जूनियर छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ ही वरिष्ठ छात्रों से भी पूछताछ की है। चार महीने बाद पर्यटक योग नगरी में रिवर राफ्टिंग के रोमांच का मजा ले पाएंगे लोग। साथ ही रविवार को ऋषिकेश में राफ्टिंग अब शुरू कर दी गई है और आज से राफ्टिंग व्यवसायियों के लिए घाट पर गंगा पूजन कर इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इस दौरान राफ्टिंग व्यवसायियों के पर्यटन मंत्री के सामने कई मांगे भी रखी गई। राफ्टिंग व्यवसायियों का कहना था कि ब्रह्मपुत्री क्षेत्र में 10 साल के बच्चे को भी राफ्टिंग करने की अनुमति दी जाए। साथ ही राफ्टिंग के उपकरण बेचने की बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। कहा गया है कि गाइडलाइंस की आयु 50 साल के बजाय उसकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर आगे बढ़ाई जाए। कोविड कर्फ्यू और मानसून सीजन के चलते राफ्टिंग का संचालन बंद कर दिया गया था और अब गंगा में रिवर राफ्टिंग खुलने से राफ्टिंग व्यवसायियों को इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि साहसिक खेलों के लिए जो शौकीन पर्यटक हैं वो अब तीर्थ नगरी में मुनुकीरेती, स्वर्गाश्रम, तपोवन, लक्ष्मण झूला पहुंचते हैं। यहां पर संचालित राफ्ट कार्यालयों में पहुंचकर पर्यटन राफ्टिंग का लुत्फ उठाया जाता है। राफ्ट संचालक पर्यटकों को ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, कोड़ियाल, मरीन ड्राइव, फूलचट्टी जैसी जगहों पर राफ्टिंग की जाती है और 1 सितंबर से तीर्थ नगरी में राफ्टिंग का संचालन शुरू हो जाता था, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से इस बार देरी से राफ्टिंग का संचालन शुरू हुआ है। तीर्थ नगरी में सितंबर से 30 जून तक राफ्टिंग का संचालन होता था। बरसात के दौरान गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से और जुलाई और अगस्त में 2 महीने संचालन बंद रहता था, लेकिन कोरोना काल के कारण राफ्टिंग का कारोबार ठप हो गया है। इस बार राफ्टिंग व्यवसायियों को उम्मीद है कि उनके कारोबार को एक नई दिशा मिलेगी।